हाँ, तो अध्याय 6 पिछले अनुभाग में हम जीवों के पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जीवों में पोषण क्रिया किस प्रकार होती है, पाचन क्रिया, पाचन तंत्र का चित्र भी बनाए थे। तो अब हम आगे देखेंगे जिन खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण मतलब हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, पोषण प्रक्रम के लिए होता है, मतलब पोषण करते हैं, तो कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को जो सभी जीव के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, वो उसको जैव प्रक्रम मतलब शरीर जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा के लिए उसका ऊर्जा प्रदान करती हैं और जैव प्रक्रियाओं के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं, मतलब कई प्रकार के जीव हैं, तो विविध प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार से इनका अलग अलग विधियां हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं और उसके बाद ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन करने के बाद उससे ऊर्जा निकलती है, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं और कुछ अन्य जीव होते हैं वो दूसरे रास्ता अपनाते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज 1,6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडित हो जाता है। ये दूसरा चरण है। इसमें क्या होता है, पहले चरण मतलब दूसरी प्रकार की क्रिया में के ग्लूकोज जो होता है 1,6 कार्बन वाले अणु बनाती है। 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडित है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। यह प्रक्रम जो किण्वन क्रिया होती है उसमें ईस्ट की उपस्थिति में होती है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, मतलब इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपभोग उपस्थिति होती है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो उसको अवायवीय श्वसन कहा जाएगा। फिर पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वो जो पाइरूवेट बनता है उसका विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में इसके अंदर क्रिया होती। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है और दूसरा उत्पाद जल भी बनता है इसमें, क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। मतलब 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को बोला जाएगा वायवीय श्वसन और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है, यह पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु में संश्लेषित हो जाती है। वो कोशिका के अंदर तो क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं वो हमारे अंदर पोषण में ग्लूकोज के रूप में अपघटित हो जाता है।
इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और बनता है ऊर्जा, जीवन की 673 किलो कैलोरी ऊर्जा या 38 ATP। और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो C2H5OH एथिलेट को है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इधर पर और ऊर्जा निकलती है 21 किलो कैलोरी ऊर्जा या 2 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती, इसलिए इसको ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन भी बोला जाता है, वायवीय श्वसन, और इसको बोला जाएगा अवायवीय श्वसन। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वो वायवीय है और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है वो अवायवीय, क्योंकि वायवीय श्वसन का पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतःकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उनसे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना होता है। तो क्या होता है कि रात्रि के समय जब मान लो कि पेड़ पौधे भी दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद भोजन बनाते हैं तो उसका भी अपघटन करते हैं, तो रात्रि में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन वो ग्रहण करेंगे। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने के उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडल ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में मिले ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मतलब अलग अलग प्रकार के जीव हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जल में रहने वाले जलीय ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, उनमें वैसे अंग पाए जाएंगे। वायु में रहने वाले मतलब जैसे स्थल में रहने वाले इस प्रकार से उनमें पाया जाता है। तो जो जीव जल में रहते हैं वे जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे जल में मिले ऑक्सीजन की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा ध्रुव होती है, अधिक होती है। अपने मुंह के द्वारा जल लेती हैं तथा बलपूर्वक इसे किलोम तक पहुंचाती हैं, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है, मतलब विसरण विधि के द्वारा। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतहीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बहुल वायुमंडल के संपर्क में रहता है।
क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है। यह सतह बहुत पतली और मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रिया विधि होती है। मनुष्य में चित्र 6.9 में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार मतलब नाक के अंदर ली जाती है। नासा द्वार द्वारा शरीर वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित होती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल और दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्म की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुसफुस में प्रवाहित होती है। फुफ्फुस एक धमनी मतलब वह होती है धमनी, उसमें जाती है। और कंठ में उपस्थित बलय होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपातित ना हो। मतलब जो बलय ऐसे रिंग पाए जाते हैं इधर नली में, जिसमें वायु जो नली है वो ऐसे चिपक ना जाए। फिर फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचनाओं में अंतःकृत हो जाता है, जिसे कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाएं एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाएं का विस्तीर्ण जाल होता है, जैसे हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है और परिणाम स्वरूप बक्ष कई बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं में भर ली जाती है। रुधिर श्लेष्म शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिकाएं रुधिर वाहिकाओं का रुधिर कूपिकाएं वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर से बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु अवशिष्ट आयतन रखती है। तो इसके लिए क्या होता है, चित्र से देखते हैं हम।
तो जे होता है नासाद्वार, जिससे श्वसन की जाती है, नाक से अपन सांस लेते हैं, उसके बाद घर पर आता है, ठीक है, इसको बोला जाता है श्वसन नली, श्वास नली। और ये इधर का भाग जो होता है ये पूरा कहलाता है डायफ्राम। ये वाला भाग कहलाएगा डायफ्राम। तो इस प्रकार से जो श्वास नली जे इधर पर जे जो खाली है जे उनको बोला जाएगा भूमिका है, ठीक है। ये श्वसन नली दो भागों में आके विभाजित हो जाती है, दाएं एवं बाएं फेफड़ों में चली जाती है। तो इसके अंदर इधर से आता है, भूमिका में सांस जो होती है भर जाती है, और इस प्रकार से मतलब जैसे भी जब सांस लेते इसका जब इसके अंदर आते तो ये फूल जाते हैं, और जैसे अगर इससे ऑक्सीजन मतलब जो रक्त के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ला जाती है, जब इसका दाब इधर पर अधिक मात्रा में हो जाती है तो इसको जब ये तो मान लो कि संकुचित होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार से यह क्रिया चलती रहती है।